नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 2 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के अंदर यानी मैथ के अंदर हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें हमने चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स के बारे में जाना है, जिसमें हमने पूरा चैप्टर यानी रियल नंबर एक ही वीडियो में खत्म किया हुआ है और हमने ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को जरूर देखें और अपने एग्जाम की तैयारी को और भी पुख्ता कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं आज के चैप्टर के बारे में। हमारा आज का चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या जानेंगे, पहले आपको हम वो बता देते हैं। हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। पहले हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, फिर इनका युग्म हम इसमें ऐड कर देंगे, फिर हम इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं यानी इनके हल करने के तरीकों को जानेंगे कि इनका हल कैसे कैसे होता है। दोस्तों, इसे हल करने के वैसे तो 4 से 5 मेथड है, पर आपके सिलेबस में फिलहाल 30% डाउन हो जाने की वजह से 3 ही मेथड है, जिसमें पहला आपका मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि। दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड है आपका जो इस टाइम सिलेबस में बचा है वो है एलिमिनेशन मेथड। वैसे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है पर वो इस साल के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये 3 मेथड हैं जिन्हें हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। देखिए, दो चर वाले यानी एक ऐसा रैखिक समीकरण जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हों, जिसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां पर x और y आपके ये दोनों क्या हैं, वेरिएबल्स हैं यानी आपके चर हैं, और a, b और c ये आपकी कांस्टेंट हैं यानी अचर हैं। ठीक है, पर हमने देखा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 यानी ये आपकी एक जनरल टर्म है दो चर वाले रैखिक समीकरण की, पर आपके चैप्टर में तो यहां पेयर लिखा हुआ है। आखिर हम पहले जानते हैं पेयर क्या होता है। पेयर यानी जोड़ा। क्या सिर्फ इतना कह देने से हमारा मैटर पूरा क्लोज हो गया? ना ना भैया ना, ये तो खाली एक ही है। सवाल में तो पेयर लिखा हुआ है यानी जोड़ा, यानी आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। यानी मान लिया पहली इक्वेशन है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के तरीकों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से तरीके होते हैं। हमने यार 3 तरीके हैं, हम इन्हीं इक्वेशंस को जैसे हमने यहाँ पे चेंज कर देंगे a b c की वैल्यू और इन तीनों मेथड से उन सवालों को सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पहले ग्राफिकल मेथड के बारे में। ग्राफिकल मेथड यानी जिन सवालों में हम ग्राफ बनाकर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले कि ग्राफीय विधि से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे। दोस्तों, ग्राफों से तो आप भली भांति जानते होंगे, पहले ही परिचित होंगे। ग्राफ में क्या होता है, एक आपका एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ऐसे बहुत सारा होता है ग्राफ पेपर पे, तो यानी आपका मेनली एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा। अब जानने वाली और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने पकड़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन की केवल एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। जब हम उसे ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो लीनियर इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, पर मिलेगी कैसे हमें, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे पास तो यहाँ पेयर की बात हो रही है। पेयर यानी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। पहली हमारी क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जब हमारे पास ये दोनों लीनियर इक्वेशन है
और हम इन्हें ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो हमारी कुछ कंडीशंस होंगी। कंडीशंस यानी ड्रॉ करते टाइम हमारी कुछ कंडीशंस होंगी, जिनमें 3। हमारी पहली कंडीशन हो सकती है कि वो या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, या तो वो एक दूसरे को काट दे, इंटरसेक्ट कर दे, या फिर हो सकता है वो एक दूसरे के समांतर चली जाए कि जी मैं तो ना काट रही, मैं तो साइड में को जाऊंगी इसके दोस्त बन के, इसकी सहेली बन के। वो हो सकता है एक दूसरे के समांतर चली जाए। अब इतने में भी उनका मन ना लगा, सहेली हो सकता है एक के ऊपर एक बैठ के चली जाए भाई, वो संपाती भी हो सकती है ना। यानी पहली कंडीशन थी कि वो उन्होंने एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि वो एक दूसरे के साथ चली गई, पैरेलल हो गई, समांतर हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या है कि दोनों रेखाएं संपाती हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई। पहली हमारी कंडीशन क्या है, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। और दूसरी क्या है, पैरेलल है यानी समांतर है। और तीसरी है इनकंसिस्टेंट की। अब आपने कंडीशन समझी कि हमारे पास 3 कंडीशन है। अब इन 3 कंडीशंस के अंदर ध्यान देने वाली बात क्या है, आप सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू। पहले जानते हैं कि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यहां से मैं देखूं तो मेरे पास A1 है, A2 है, B1 है और B2 है। जब इन्होंने इंटरसेक्ट करा तो बस इन्होंने एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करा, यानी कि इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा। अब मुझे कंडीशन दे दी जाए कि बताओ अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी। कंडीशन क्या होती है, हमारी कंडीशन होती है कि A1 अपॉन A2 कभी भी B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होगा। यानी मेरे पास जो A1 अपॉन A2 है, A1 कहां मिलेगा मुझे, पहली लीनियर इक्वेशन से, और A2 मिलेगा दूसरी से। जब भी मैं इनका रेशो निकालूंगा तो वो B1 अपॉन B2 के रेशो के इक्वल नहीं आएगा। ये मेरी दूसरी कंडीशन है। और थर्ड एंड लास्ट कंडीशन मेरी क्या होती है कि ये संगत होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये एक दूसरे के संगत होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आते हैं पैरेलल वाले में, यानी समांतर के अंदर। हमारे समांतर के अंदर क्या होता है, देखिए जब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, साथ साथ गुजर जा रहे हैं, पर कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, और कट ना करने की कंडीशन में इनका कोई भी हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं, यानी नो सॉल्यूशन। अब मेरी कंडीशन क्या बनेगी A1 वाले में, तो मेरी कंडीशन बनती है A1 अपॉन A2। अब देखिए यहां पर क्या था कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, पर यहां क्या है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। बट लेकिन ये कभी भी बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2 के, यानी ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। और थर्ड पॉइंट है हमारा कि ये तो हमारा संगत था, ये तो हमारा संगत था, पर ये क्या है, ये असंगत है। अब इसे आप असंगत बोल दो या संगत नहीं है ये बोल दो, ठीक है। और हम थर्ड वाले के ऊपर आते हैं, इनकंसिस्टेंट, यानी कि संपाती। जब वो संपाती रेखाएं हों, देखिए संपाती रेखाएं यानी एक तो जा ही रही, उसकी सहेली उसके ऊपर से ही चली गई भैया, जिस रास्ते से वो गई, यानी कि वो संपाती हैं। अब इनके जब भी मैं पॉइंट निकालूंगा सॉल्यूशन, यहां भी मुझे मिलेगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ की लाइंस होती है हमारे पास, जो लीनियर इक्वेशंस की लाइंस होती है इनफाइनाइट लेंथ की होती हैं। इसका मतलब मुझे हर पॉइंट पर हर जगह इसका सॉल्यूशन मिल रहा है। अब जितने ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे, यानी मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके, तो पहले मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। अब
जब इसके अनंत सॉल्यूशन है तो इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी कि आपके पास जो आपका A1/A2 है वो इक्वल होगा B1/B2 के, और यही आपका इक्वल होगा C1/C2 के। यानी आपका A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और यही इक्वल है आपका C1/C2 के। इसमें क्या था, दोनों बराबर नहीं थी, इसमें यहां बराबर आ गया और फिर थर्ड वाला नॉट इक्वल का साइन आ गया, और इसमें तीनों इक्वल है। और थर्ड आपका बनता है, जैसे इसमें संगत था इसमें असंगत है, इसमें भी संगत होता है, पर ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब ये कैसे डिपेंड करता है ये हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों तीन हमारी कंडीशन है, पहले इंटरसेक्ट, फिर पैरेलल और तीसरा इनकंसिस्टेंट। और इनके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब जानते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि आखिर एग्जाम्स में आपके कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। आपसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि k के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं यानी कि नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन। और नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन किस में होती है, जब पैरेलल की बात होती है, यानी समांतर की बात होती है। और कंडीशन क्या होती है, A1/A2 = B1/B2 और डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो हमें जरूरत किसकी है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की। तो पहले देखते हैं हमारे पास समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x + y = 1, और समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। यहां पर हमारे पास A1 बराबर तो हमारा 3 हो जाएगा, B1 = 1 और C1 हमारे पास ये वाला 1। पर जब ये वाला 1 इधर आता है, क्योंकि क्या होता है प्लस का C1 होता है, जब आप इसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ऐसे ही यहां A2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2k - 1, ठीक है, और B2 बराबर ये वाला k - 1, और C2 बराबर जब मैं 2k + 1 को साइड चेंज करके यहां लाऊंगा तो माइनस का 2k + 1। ठीक है दोस्तों, अब हमारी कंडीशन है A1/A2 वाली, नो सॉल्यूशन की, यानी कि जब कोई हल नहीं है, इसलिए कंडीशन हमारी क्या है, A1/A2 = B1/B2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वैल्यूज जो है इसमें पुट कर देनी है। चलिए रखते हैं, जब मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मेरा हो जाता है 3/2k - 1 इक्वल्स टू B1/B2 यानी कि 1/k - 1, और ऐसे ही C1/C2 डज नॉट इक्वल्स टू है, C1/C2 हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2k + 1। अब ये क्योंकि डज नॉट इक्वल्स टू है तो मेरी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं क्या करता हूं, प्रथम 2 को बाय स्टार्टिंग 2 या प्रथम 2 को साथ रखने पर, ये बात चाहे आप लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/2k - 1 मेरा इक्वल्स टू में आ जाएगा 1/k - 1। इसके बाद का हम यहाँ साइड में करते हैं। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 3 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 3 × k - 1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू में 2k - 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो मेरा 2k - 1 ही रहेगा। अब मैंने 3 की मल्टीप्लाई k से करी तो 3k आ गया, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3, और यहाँ 2k - 1 ऐसा का ऐसा ही। अब मैंने 2k को साइड चेंज करके इधर ले जाऊंगा तो 3k - 2k हो जाएगा,
और ये माइनस का 1 एज इट इज और माइनस का 3 धरा के प्लस का 3 हो गया। अब 3k में से 2k माइनस करूंगा तो मेरे पास सिंगल k बचेगा और 3 में से 1 गए तो 2, तो मेरी k की वैल्यू 2 आ जाती है और यही मेरा आंसर है, क्योंकि मुझसे k का मान पूछा गया था, k का क्या मान हो, तो मेरे k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, यानी डू योरसेल्फ। ये आपसे 2020 में 2019 में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो मूल्य है यानी प्राइस है वो 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो सवाल में आपसे कहा है कि एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य बताओ और इन समीकरणों को यानी इक्वेशंस को आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है हम जान लेते हैं। पहले आपको 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य दिया हुआ है। आपने लिखा कि माना एक पेंसिल का मूल्य वो x रुपए है, x रुपए, तथा एक कलम का मूल्य हमने मान लिया y रुपए की। एक कलम का मूल्य कितना है वो y रुपए है। तो अब प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है कि 5 पेंसिल यानी 5x और 7 कलमों का मूल्य, एक कलम y रुपए का है तो 7 कलम कितने के हो जाएंगे 7y, और कितना दिया हुआ है प्राइस 50 रुपए। ऐसे ही आगे आपको 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल और 5 कलम यानी 5y, मूल्य कितना दिया हुआ है इनका 46 रुपीज। हमने क्या करा, इसे इक्वेशन 1 बना लिया और इसे इक्वेशन 2 बना लिया। अब हम पहले करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम देखें तो यहां से हम y की वैल्यू हमेशा कोशिश करनी है कि हम y की वैल्यू ही निकालें, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि का। तो जब मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 5x, और यहां से y की वैल्यू निकालने के लिए 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब मुझे क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है, टेबुलर फॉर्म में मैं इसे यूज करूंगा। देखिए ऊपर लिखना है x, नीचे लिखना है y, ठीक है। अब जब मैंने ये बनाया तो मुझे कोशिश ऐसा करना है कि मैं x की वैल्यू ऐसी रखूं, कि वो 7 के टेबल से पूरा डिवाइड हो जाए। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 10 लिख दी। x की वैल्यू मैंने कितने लिख दी, x की वैल्यू मैंने 10 लिख दी, क्योंकि 7 के टेबल में ये आ जाएगी। जब मैंने x की वैल्यू 10 लिखी तो मेरा देखिए यहां क्या बन जाता है 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 7। 50 माइनस 50 अपॉन 7 यानी 0 अपॉन 7, तो मेरे पास 0 आ जाएगा। जब मैंने x की वैल्यू 10 रखी तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 0, ठीक है। ऐसे ही अब मैं और कोशिश करता हूं कि जैसे मेरे x की वैल्यू 10 रखने पर y की वैल्यू 0 आ गई, मैंने मान लिया x की वैल्यू कितनी रख दी 3, तो 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7, तो 5 3 या 15, 50 में से 15 गए तो आपके बचे 35 अपॉन 7, यानी ये भी पूरा डिवाइड हो जाता है। जब मैंने 3 रखा तो मेरी y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब मैंने 2 बना लिए, जब मैंने 10 रखा तो 0 आए, 3 रखा तो 5 आए, ठीक है। अब आगे भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, मुझे लगता है मेरा काम इन्हीं से हो जाएगा। अब चलते हैं बाय इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2 में। इसे आप
रफ में करेंगे, ठीक है, इसलिए इसे मैं मिटो देता हूं। बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो मैं क्या करता हूं यहां से 5y की वैल्यू निकाल लेता हूं, यानी 5y इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा 46 माइनस ये वाला 7x इधर चला जाएगा और यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो 46 माइनस 7x और अपॉन में ये वाला 5 आ जाएगा। अब जैसे मैंने सेम इसके साथ एक टेबल बनाया था ऐसा ही एक टेबल मैं यहां भी बना लूंगा x और y के रिलेशन के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि वैल्यू कुछ ऐसे ही रखूं, या तो मेरी इनमें से ये सेम बन जाए, यानी मुझे ध्यान देना है कि 7 की वैल्यू ऐसी पुट करूं कि 46 में उसे माइनस करके मेरे पास कुछ ना कुछ आ जाए। मैंने क्या करा x की वैल्यू को 8 रखा, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है 5 टू द 10। देखिए जब मैं 46 माइनस 7 8 या 56, मैंने x की जगह 8 रख लिया, 7 8 56, 56 46 में से 46 गए माइनस के 10/5 और 5 दूनी 10, यानी मेरा माइनस का 2 आ जाता है यहां से, ठीक है। ये काम आपको रफ में करना है, वहां करके नहीं दिखाना है। इसके बाद मैंने क्या करा x बराबर 3 रख लिया, क्योंकि मुझे एक वैल्यू सेम मिलानी है। तो जैसे मैंने x बराबर 3 रखा तो 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, तो ये हमारा हो जाएगा 46 7 3 21 अपॉन 5, 6 में से 1 गए तो 5 और 4 में से 2 गए तो 2, 25 अपॉन 5 यानी कि 5। देखिए मेरी एक वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, मेरा आंसर वैसे यही निकल के आएगा, पर हमसे कहा है कि ग्राफीय विधि से हल करना है, तो अभी हमें आगे और भी करना है। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं और देखते हैं आगे इसके आगे। तो ग्राफीय निरूपण लिखकर हमें ग्राफ बना लेना है। ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, ग्राफ में हमारा क्या होता है, एक तो हमारा y एक्सिस होता है और एक x एक्सिस होता है। ये हमारा x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है। अब देखिए हमें जरूरत का है, x बराबर 10 है, 3 है, y बराबर 0 5 माइनस का 2 और 5, तो हम इस पे मार्क लगाते हैं। ये हमारा 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, चाहो तो आप आगे भी 11 तक ले सकते हो। माइनस में भी एक तो ले लीजिए, ये 0,0 है ना, माइनस के 1 माइनस के 2, ऐसे ही यहाँ माइनस का 1 माइनस के 2, इसकी हमें जरूरत है क्योंकि y की वैल्यू माइनस में है, इसलिए हमने ये लिया है। और ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतना हमारा काम हो जाएगा, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले जब हम x बराबर 10 था तो y की वैल्यू क्या थी 0। x बराबर 10 पर फर्स्ट इक्वेशन में x बराबर 10 पर y की वैल्यू 0 थी, यानी हम इसी ही पॉइंट पर रह गए। फिर जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 5 थी। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, यानी ये ऐसे और ये ऐसे, यानी ये पॉइंट हमारा है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को इससे मिला देते हैं, थोड़ा सा आगे इसे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा आगे इसे बढ़ाते हैं, चाहो तो आप पीछे भी ऐसे खींच सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी है x बराबर 8 पर y बराबर माइनस का 2। जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है। और जब x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 8 है, यानी ऐसे करके नीचे लाइए इसे, और y की वैल्यू -2 है, इसे यहां लाइए, तो हमारा पॉइंट क्या है ये वाला। फिर है x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यानी यही वाला पॉइंट है। अब हमें इन दोनों को आपस में ऐसे मिला देना है, यानी यहां पर, ठीक है। अब आपसे इस सवाल में तो सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि इनके समीकरण को हल करो। ये वाला पॉइंट हमारा कितना, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यहां तो हमारा यही आंसर निकल के आ जाएगा। अतः x बराबर 3 व y बराबर 5 अभिष्ट समीकरणों के हल हैं, अभिष्ट समीकरण के हल हैं।
हो सकता है और आगे सवालों में वो आपसे पूछ ले कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के थ्रू, यानी जो लाइन ये कट कर रही है इनके थ्रू बनने वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स यानी शीर्ष बताओ। तो आपको यहां देख लेना है, मान लीजिए आपने इसको 7 पर काटा तो x पर तो 0 है और y पर 7 है, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। तो एक शीर्ष आपका ये आ जाएगा, एक 0,0, और अगर इस वाली लाइन के थ्रू पूछ रहा है तो यहाँ पर 6.6 समथिंग है, ये 6.6,0। इस तरीके से आपके त्रिभुज के शीर्ष भी निकल कर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक नया सवाल कुछ इस तरीके से है कि दो संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस तो 26 है और उनमें से जो एक संख्या है ना वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 टाइम्स है। तो आपसे संख्याएं पूछी हैं। पहले आपको गिवन क्या है कि उनका अंतर 26 है, तो आपने मान लिया कि माना संख्याएं x तथा y हैं। तो अब पहले क्या दिया हुआ है आपको, अंतर 26, यानी प्रश्नानुसार लिखकर अंतर कितना है 26, x माइनस वाई बराबर 26, तथा एक चीज और दी हुई है आपको कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है y, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x बराबर 3y। इसे हमने समीकरण 1 बना लिया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दिया हमने, जो ये x बराबर 3y है इसको समीकरण 1 में रख दिया। में रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह 3y रख देंगे तो 3y माइनस वाई बराबर 26, 3 में से 1 गया तो 2, 2y बराबर 26, y बराबर हमारे पास आ जाएगा 13। अब जब y की वैल्यू 13 आई गई है भैया, तो x बराबर तो हमारे पास 3y था ही, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 गुणा 13, ना 13 ना मेरा 13 या 39, तो x की वैल्यू 39 आ गई और y की वैल्यू 13 आ गई। तो हमारी संख्याएं 39 व 13 हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वज्र गुणन विधि के बारे में। इसके लिए हमने एक सवाल लिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न, यानी ये दोनों जो रैखिक समीकरण लिखे हुए हैं इनका युग्म जो है एक अद्वितीय हल रखता है, और इसे हमें वज्र गुणन विधि द्वारा इसको सोल्व भी करना है। पहली बात करते हैं अद्वितीय हल यानी कि वन यूनिक सॉल्यूशन की। अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि वन यूनिक सॉल्यूशन होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब वो इंटरसेक्ट करते हो। ये और इंटरसेक्शन की कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इसे तो आप यहां से निकाल के आराम से सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज हम इस वीडियो के लास्ट में इसे भी करवा देंगे। चलिए पहले देखते हैं वज्र गुणन विधि के बारे में। इस विधि को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सबको अलग निकाल लेना है। तो हमारे यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू जब मैं 7 को इधर लाऊंगा तो ये -7 हो जाएगी। ऐसे ही a2 की वैल्यू मेरे पास है 6 और b2 की वैल्यू हो जाएगी 5। ऐसे ही C2 जब मैं इस वाले 11 को साइड चेंज करके यहां लाऊंगा तो C2 की वैल्यू हो जाएगी -11। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि वज्र गुणन विधि से इसको सोल्व करो। अब वज्र गुणन विधि आखिर कहती क्या है, इसके मायने क्या हैं, इसे समझने से पहले एक आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक कह लो या आपके मन में जो भी आए उसे कह लो। BCAB ऐसे याद रख लो, BCAB। BC यानी बहुत क्यूट, है ना, बहुत क्यूट, या आपके मन में गाली वाला विचार आ रहा हो तो वो वाला BC। वैसे बहुत क्यूट वाला अच्छी बात है, पढ़ाई वाले बच्चे हैं हम। तो BCAB, BC सबसे पहले हमें ऊपर x लिखना है, फिर y लिखना है और यहाँ 1 लिखना है। इनके नीचे अपॉन में ये लगा दीजिए x।
x देखिए बी सी ए बी, अगर आपने स्टार्टिंग में इसे रख लिया तो सवाल गलत हो जाएगा। बी सी, बी की वैल्यू क्या है 3 और 5, अब सी की वैल्यू क्या है माइनस का 7 और 11, फिर इसके बाद क्या आता है ए की वैल्यू क्या है 2 और 6, और फिर वापिस हमारे ए के बाद आ जाता है बी, और बी की वैल्यू क्या है 3 और 5। ये आपको रख लेनी है, चाहो तो आप इस वाले एक को थोड़ा सा यहां भी लिख सकते हो, अच्छा सा लगेगा देखने में। और इसके बाद हमें लगाने हैं एरोज, एरो यानी देखिए यहां से शुरू करो, ध्यान रखना यहां से नीचे और नीचे से ऊपर, ऐसे ही फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे और ऐसे। अब मेरे पास यहां क्या था x, अब 11 की यानी 3 की जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 11 या 33, और देखिए माइनस का 7 बटे माइनस का 11 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 33, और बीच में हमेशा माइनस आता है, ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच में मेरा माइनस आएगा, 5 सत्ते 35 और ये वाला भी माइनस का 35, तो ये हो जाएगा मेरा, चलिए एक लाइन बढ़ा लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है, फिर इक्वल्स टू y अपॉन, अब मुझे क्या करना 7 की 6 से मल्टीप्लाई, 7 6 जब 42, माइनस का 42 हो जाएगा, फिर माइनस 11 दूनी 22 और ये भी माइनस का 22, फिर इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 18 और 5 2 सॉरी पहले नीचे वाला 2 पंजे 10 और माइनस 6 18, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद x अपॉन माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस 35, ऐसे ही यहाँ y अपॉन माइनस का 42 और प्लस का 22 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 में से 18 जाएंगे यानी माइनस का 8। थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाता है x अपॉन 2, 35 में से जब मैं 13 से हटाऊंगा 2 बचेंगे, और y अपॉन 42 में से 22 गए तो मेरा माइनस का 2 में से 2 गए 0 और 4 में से 2 गए 2, माइनस का 20 बच जाएगा, और यहाँ है माइनस का 1 अपॉन 8। अब जब मैं x बटे 2 के बराबर माइनस का 1 बटे 8 रखूंगा, x बटे 2 के बराबर यहाँ से माइनस का 1 बटे 8 रख दूंगा, ठीक है, तो देखिए 2 1 जा 2, चलो डायरेक्ट नहीं काटते, x इक्वल्स टू माइनस का 2 अपॉन 8, 2 1 जा 2 4 जा 8, यानी 2 1 2 2 चौका 8, तो x बराबर माइनस का 1 बटे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से ऐसे ही इसी प्रकार लिखकर y बटे माइनस का 20 इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 8, तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी माइनस 20 इंटू 1 और ये 8, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 5 बटे 2, y की वैल्यू मेरे आ गई 5 बटे 2, तो ये मेरी x और y की वैल्यू आ गई। अब हमसे सवाल में वृत्त गुणन विधि से इसको हल करने के लिए कहा था, हमने हल तो कर लिया, पर हमसे एक बात और कही थी कि इसके अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल होने के लिए हमें थोड़ा सा और आगे निकालना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो। a1 अपॉन a2 क्या है 2 बटे 6, वो बराबर ना हो b1 अपॉन b2 यानी 3 बटे 5 के। वैसे देखने में पता चल रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो 2 1 2 2 3 6 यानी 1 अपॉन 3 डज नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। अतः समय यहाँ पर आप नीचे लिख देंगे, अतः समीकरण का एक अद्वितीय हल है, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और x व y का मान हमारा ये दोनों है। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहिए, हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से करा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।